वेलकम। आज हम लोग बात करते हैं साथियों एक ऐसे विषय पे जिस पे हमारा जीवन और जीविका दोनों ही निर्भर करती है। आज जो हमारा मानव जीवन है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से प्रभावित हो रहा है तो वो है बदलता हुआ मौसम, या अगर इनसे आम भाषा में कहें तो क्लाइमेट चेंज। बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से इसके ऊपर जोर दिया गया, परंतु शायद लोगों की समझ में आया कि ये एक कहने और सुनने की बात है। परंतु अभी हाल फिलहाल में जिस तरह का क्रम देखने को मिला है उससे हम सबको सचेत हो जाने की आवश्यकता है। आपने देखा, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले वर्ष 2020 में, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, अपने देश की बात करें, तो मार्च से और मई के बीच में 2020 से 21 में लगभग 280 से 300 दिन गर्म हवाओं के दिन रहे। और आज तो जुलाई के अंत में ऐसी खबर है कि शायद ये 1 लाख वर्ष से भी के इतिहास में सबसे गर्म जुलाई रही है। तो क्या हमें अभी भी इस ओर सचेत होने की आवश्यकता नहीं है? इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है ये जो फॉसिल फ्यूल है जिस पे हम निर्भर होते जा रहे हैं, जो हमारा रहन सहन का तरीका है, जिस तरह हम कुदरत से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका ही ये सब नतीजा है। और इसके नतीजे में हमारा जीवन ही नहीं, हमारी जीविका भी प्रभावित होती है। हम विश्व की बात अगर छोड़ भी दें, अगर भारतवर्ष की ही बात करें, तो जितना कार्बन उत्सर्जन हम कर रहे हैं उसका दुष्परिणाम हमें अभी देखने को मिलने लगा है। जिस जगह पर बाढ़ बारिश नहीं होती थी राजस्थान में, वहाँ बाढ़ बारिश हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में जहाँ अच्छी खासी बारिश होती थी वहाँ बारिश नहीं हो रही है। नॉर्थ वेस्ट में बेतहाशा और बेतरतीब बारिश हो रही है। इससे हमारी जान माल की तो हानि होती ही है। चूँकि हम एक कृषि प्रधान देश हैं तो हमारा मौसमी फसल चक्र भी प्रभावित हो जाता है और हम इसको ज़्यादा सहन नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है ये। और अगर ज़्यादा गर्म दिन बनेंगे तो जो आंकड़ा बताता है कि लगभग हमारी वर्कफोर्स का 40% वो वर्कफोर्स है जो खुले में काम करता है। और अगर देखा जाए तो उनका खुले में काम करना इस गर्मी में दूभर हो जाता है। और ILO तो अपनी स्टडी में यहाँ तक कहती है कि अगर ये स्थिति रही तो हमारी उत्पादकता एफिशिएंसी पर 2030 तक 6% की कमी भी आ जाएगी। एक और जहाँ हम अपनी GDP बढ़ाना चाहते हैं, जहाँ हम चाहते हैं कि हम विकसित राष्ट्रों में जाएं, वहीं अगर हम अपनी वर्कफोर्स को ऐसी विषम स्थितियों में डालेंगे, जो खुले में काम करते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हम रोक नहीं सकते? किसान को हम घर के अंदर बैठा नहीं सकते? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें इस ओर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वनस्पत विकसित राष्ट्रों की वो उनकी अपनी समस्या है, मगर हम कम से कम अपनी जीवन और जीविका के लिए इस ओर अब हमें और ज़्यादा सजग होना पड़ेगा। हम इसको रोक कैसे सकते हैं? इसको रोकने का बहुत सरल उपाय है। अगर हम देखें तो 1950 से इंस्ट्रूमेंटल
टेम्परेचर को लेना शुरू किया गया, रिकॉर्ड करना, और ये पाया गया कि जो ट्रॉपिकल ओशंस हैं उसका लगातार तापमान बढ़ रहा है। और आज तो आप इसमें देखिए इवन ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं। सारा संतुलन जो है वो समुद्र के गर्म और ठंडे पानी से ही मौसम का बनता है, वो सब बिगड़ रहा है। हम इस ओर ज़्यादा इसलिए सोचें क्योंकि जहाँ ये एक और हमारी आर्थिक नीतियों को, हमारे जीविका उपार्जन को इफेक्ट करती है, वहीं हमारे स्वास्थ्य को भी करती है। क्योंकि हमारा देश कोई बहुत ऐसा देश नहीं है जहाँ हर लोग एसी अफोर्ड कर सकें, या इतनी बिजली नहीं है कि लगातार एसी चलाया जा सके। तो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या है, हमारी नींद में व्यवधान आ रहा है। हम उतनी अच्छी तरह रात में नींद नहीं ले पा रहे गर्मी और उमस के कारण, और नींद उतनी ही पौष्टिक आहार है हमारे शरीर के लिए जितना अन्य कोई दूसरा पौष्टिक आहार है। तो हमें इस ओर बहुत ध्यान देना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं तो। वैसे हमारी सरकार इसमें सजग है, तो हमें इस ओर जाने के लिए सबसे पहला काम तो यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो फॉसिल एनर्जी है इससे बाहर निकलकर सोलर है, विंड है, इस तरह की एनर्जी के ऊपर हम अपने आप को केंद्रित करें। इसके अलावा जो एनर्जी एफिशिएंट उपकरण हैं उनका उपयोग करें। सरकार भी इसमें मदद कर रही है, CFL है, LED है, इससे प्रमोट कर रही है। और अननेसेसरी कुदरत के साथ जो हम दोहन कर रहे हैं उसको थोड़ा रोकें। तो हमको थोड़ा वाटर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, उस ओर भी हमें ध्यान देना होगा। और ऐसा नहीं कि सरकार ने इसमें नीति नहीं बनाई, सरकार ने इसमें नीति बनाई है। अगर हम 2005 को बेंचमार्क सरकार ने माना है, एक राष्ट्रीय नीति बनाई है, और वो चाहती है कि 2030 तक हम इसमें 45% अपना कार्बन उत्सर्जन को कम करें, और 2000 लगभग 70 तक हम इसको जीरो लेवल पे ले आएं। ये हमारी कोशिश रहेगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम एक आप सबसे अनुरोध करते हैं कि हम इस ओर ध्यान दें, क्योंकि हम आने वाली जनरेशन के लिए और अपनी इस धरती के लिए ये हमारा धर्म भी है, कर्म भी है कि हम जो हैं वो थोड़ा सा सजग हों, और बजाय इसके कि हम लापरवाही बरतें, हमें क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहिए। दोस्तों, साथियों, मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि हम सबको इस और ग्रीनर प्लेनेट का निर्माण करना चाहिए, और विशेषकर जो हमारा गौरव है हिमालय पर्वत, हिमालयन रेंज, इसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण भी अफेक्ट करता है। और हम अगर चाहते हैं कि वहाँ पर सब कुछ सुखी रहे, आप देखिए बहुत से यूट्यूबर्स आजकल कह रहे हैं वहाँ की बाढ़, विपदा, आपदा को देख के कि प्लीज़ 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 पहाड़ों पे मत आइए। हम कहते हैं प्लीज़ 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 आप पहाड़ों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जो हिमालयन इको फ्रेंडली सिस्टम है उसी में रहन सहन वातावरण को बनाए रखें, और हम सब अपने इस धर्म और कर्म का पालन करें। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन गैस की जगह ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ें। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत।